Hello everyone, welcome to our 10 minutes a day series. So today we are going to continue with the account of other customer. तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितने डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। अगर आप टारगेट कर रहे हो ना जैब नवंबर 2025 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए, तो हमने बात करनी है कि और कौन कौन से अकाउंट जो कस्टमर ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की हमने पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ा था कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब एलएलपी क्या है, ये रजिस्टर्ड होती है आपकी एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में। तो यहाँ पे ना एक रेजोल्यूशन देनी पड़ती है बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं? जैसे एक कंपनी में डायरेक्टर होता है ना, वैसे ही एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं जिनको ज्यादा अथॉरिटी मिली होती है। लाइक किसी भी सिग्नेचरी अथॉरिटीज ज्यादा मिली और डिसीजन ले सकते हैं वो एलएलपी में, तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। तो यहाँ पे दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए और उनको डीपीआईएन लेना पड़ता है, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से मिलता है, 8 डिजिट का नंबर होता है जो एलएलपी के लिए बेसिकली होता है। यहाँ पे ना हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई लोन लेता है और वो चुका नहीं पाते, तो उनकी क्या होती है, पर्सनल लाइबिलिटी भी होती है वो अमाउंट चुकाने की। बट एलएलपी के केस में ऐसा नहीं है। पार्टनर जो आपके पर्सनली लाइबल नहीं है, यानी कि दो पार्टनर है ए और बी, इन्होंने ए ने लगाए हैं 10 लाख, बी ने भी लगाए हैं 10 लाख, तो टोटल दोनों की कितनी लाइबिलिटी है, 20 लाख। इसके बाहर इनके पर्सनल एसेट सेल नहीं होंगे अमाउंट को चुकता करने के लिए। ठीक है, इस पे एलएलपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बाय चेंजिंग पार्टनर। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म के केस में क्या था, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म क्या बंद हो जाती है। एलएलपी के केस में ऐसा कुछ नहीं है। कोई पार्टनर अगर चेंज हो रहा है तो फ्रेश रेजोल्यूशन होके पार्टनर्स छोड़ रहा है, कोई जा रहा है या न्यू ऐड हो रहा है, तो वो जो है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एलएलपी के। जैसे कंपनी काम करते हैं एक सेपरेट लीगल एंटिटी के जैसे, वैसे एलएलपी होती है, राइट। अब इनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं जब भी इन्होंने एलएलपी अकाउंट ओपन करना है? एक तो करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइंड बाय ऑल पार्टनर, स्पेसिमेन सिग्नेचर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की एग्जिस्ट करती है, एलएलपी एग्रीमेंट होता है, उसमें बताया होता है कि कितनी रेशो में कौन से पार्टनर का ना क्या रोल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरीके से रहेगी, कितनी डिसीजन मेकिंग पावर इनको मिली हुई है वो। रेजोल्यूशन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होता है, पैन लगता है एलएलपी का। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब भी इन्होंने अकाउंट ओपन करना है बैंक में। अब बात करते हैं लिमिटेड कंपनीज की। देखो, पब्लिक, प्राइवेट, 1% कंपनी, तीन तरह की कंपनीज की बात की गई है। पब्लिक में जो आपका 7 है ना, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम पे कोई ऐसा लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। प्राइवेट के केस में आपके 2 मिनिमम है, 200 मैक्सिमम मेंबर्स होंगे प्राइवेट में। और 1% कंपनी तो 1 ही मेंबर होता है और एक ही नॉमिनी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ऑथोराइजेशन चाहिए होती है, कैश वगैरह विड्रॉल करना है, पेटी कैश भी लेना है कंपनी में, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे कोई कंपनी है, कोई रजिस्टर की गई है, चाहे पब्लिक है प्राइवेट है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। अब उसमें जो डायरेक्टर हैं आते जाते रहते हैं, ठीक है, सीईओ भी आते जाते रहते हैं, कोई किसी की डेथ होगी तो कंपनी तो नहीं रुकती, कंपनी का तो काम चलता ही रहता है ना। तो यहाँ पे जो चेक होते हैं ना, वो नॉट टू बी डिपॉजिटेड इन पर्सनल अकाउंट ऑफ डायरेक्टर सीईओ, तो वो कंपनी के अकाउंट में ही डिपॉजिट कराए जाते हैं। तो ये रजिस्टर्ड है हमारा कंपनी एक्ट, आपका कंपनी एक्ट 2013 में जो हमारी ये कंपनीज होती है रजिस्टर्ड होती हैं। ओके, तो अब इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब भी इन्होंने अकाउंट ओपन करना है? तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉपरली क्लियरली मेंशन होता है क्या मेन जो है गोल एम है कंपनी का, बाहर जो डीलिंग करेंगे किस रेशो में क्या डीलिंग्स रहेगी। जो भी इन्होंने बोला है, अगर कि कपड़े वाले बिजनेस में कंपनी है तो उसमें मेंशन होगा कि इसी में बिजनेस करेंगे, कहीं प्रॉपर्टी में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो ये सब कुछ मेंशन होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के, कि मीटिंग्स के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, शेयर होल्डर का कितना हिस्सा है, ये सब कुछ। सर्टिफाइड कॉपी लगेगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, नेम ऑफ डायरेक्टर्स दिए जाएंगे, बेनिफिशियरी ओनर्स जो डायरेक्टली कंपनी जो क्या होते हैं, डायरेक्टली तो फेस नहीं है ना कि सिग्नेचरी अथॉरिटी मान लो उनको नहीं है, बट एक्चुअल में ओनर होते हैं कंपनी में, इनके शेयर होते हैं कंपनी में, तो उनके भी क्या है डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी होगी, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अपॉइंटिंग द बैंक, स्पेसिमेन सिग्नेचर और पैन ऑफ अ कंपनी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे जब भी कंपनी ने अकाउंट ओपन करना है बैंक में, राइट।
चलिए अब बात करते हैं क्लब, एसोसिएशन और अनरजिस्टर्ड बॉडी। ये कौन होते हैं? कुछ क्लब्स होते हैं, एसोसिएशंस होती है, अनरजिस्टर्ड बॉडी होती है जो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी इनका कोई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है। जैसे अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म भी इसमें आ जाती है, जैसे कोई लोकल क्लब किसी ने चलाया हुआ है, ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इनको भी अकाउंट ओपन अगर करना है, कैसे जिम वगैरह किसी ने ओपन किया है, कोई क्लब भी ओपन किया है, अगर इनको ओपन करना होगा अकाउंट, तो इनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए होता है, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड साइंड बाई ऑथोराइज सिग्नेटरी। अब इनके भी जो क्लब बने, मान लीजिए एक सोसाइटी में क्लब बनाया गया है, ठीक है, कोई मंदिर है, वहां पे ना एक क्लब बना दिया हुआ है कि वो सोसाइटी है, तो उनको उन्होंने अकाउंट ओपन किया है, तो वहां पे कोई सिग्नेचरी अथॉरिटी होगा, जो पर्सन वहां पे संभाल रहा होगा, उसके स्पेसिमेन सिग्नेचर, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ओनर अगर कोई है तभी, कॉपी ऑफ बाईलॉज। बाईलॉज क्या होते हैं? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कुछ इनके, जो इंटरनली फॉलो करते हैं ये, उनकी कॉपी, रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी लगेगा, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपके क्लब, एसोसिएशन और अनरजिस्टर्ड बॉडी में। राइट, अब बात करते हैं ट्रस्ट की। देखो ट्रस्ट क्या होता है, इसको इस तरीके से, इस एग्जांपल से समझते हैं। एक है यहाँ पे ऑथर ऑफ ट्रस्ट, जिसने ट्रस्ट क्रिएट किया, एक एग्रीमेंट साइन होगा बिटवीन ट्रस्टी एंड ऑथर ऑफ ट्रस्ट। तो ये पर्सन जो है, ये बोलते हैं यहाँ पे इस लेडी को, जो कि ये ट्रस्टी, कि तुम ना मेरा ट्रस्ट संभालो टिल द टाइम ये जो इनका ग्रैंड जो सन है, ये अभी माइनर है, तो जब तक ये मेजर टर्न नहीं होता, तो इसके लिए ना ये आप ये प्रॉपर्टी एस्टेट मेरे संभालो, तो आप ट्रस्टी हो, आपको ये संभालना है। एक एग्रीमेंट साइन हो गया, और जब बेनिफिशियरी क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, तो फिर उसको वो आगे दे दिया जाता है, जो भी वो ट्रस्टी प्रॉपर्टी संभाल रहा है, या एसेट्स और भी जो कोई भी एसेट है वो संभाल रहा है। तो ऑथर ऑफ ट्रस्ट, जिसने ये ट्रस्ट क्रिएट किया, ट्रस्ट जो सिर्फ संभाल रहा है वहां पे, और किसके लिए? बेनिफिशियरी के लिए। तो इनका अकाउंट कैसे ओपन होता है बैंक में? देखो, ट्रस्ट डीड चाहिए होता है, डीड होता है जिसमें मेंशन होता है, जैसे पार्टनरशिप डीड होते हैं ना, वैसे एक ट्रस्ट डीड होती है। अगर मल्टीपल ट्रस्टी, ज्यादातर ट्रस्ट में ना मल्टीपल ट्रस्टी होता है, क्योंकि एक को लेके थोड़ा सा डाउट रहता है कि कोई डिफॉल्ट ना कर दे, तो मल्टीपल ट्रस्टी अगर अकाउंट ऑपरेट कर रहे होते हैं, जैसे जॉइंट अकाउंट में, तो कोई ट्रस्टी आ रहा है जा रहा है, तो उससे नहीं, बाकी उसके अकॉर्डिंग फिर देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे अकाउंट जो है वो ऑपरेट करना है। डेथ हो जाती है किसी की, रिटायर हो जाता है, तो बाकी की जो ट्रस्टी रह गए वो अकाउंट ऑपरेट करेंगे। इंसॉल्वेंट हो जाता है अगर कोई ट्रस्टी, तो उसको ट्रस्ट के अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ट्रस्ट के अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रस्टी का अकाउंट अलग होगा पर्सनल, और ट्रस्ट का अकाउंट अलग है। और यहाँ पे डेलीगेशन, यानी कि एक ट्रस्टी ना अपनी अथॉरिटी किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकता। वो नहीं बोल सकता कि मेरे बिहाफ पे ना तुम ट्रस्ट संभाल लो, ये वो नहीं बोल सकता। और कई बार ना कुछ ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है उस पर्टिकुलर सिटी का जो भी ऑफिस होता है जो रजिस्ट्रेशन करता है, तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। और अगर ट्रस्टी का डेट है, यानी कि जो वो लेडी थी वहां पे, उसने लोन लिया, सपोज कीजिए 10 लाख का बैंक से पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है, लोन लिया था अपने लिए, तो अब यहाँ पे जो ये अपना डेट है ना, वो अपने ट्रस्ट के अकाउंट से क्लियर नहीं कर सकती। जो ट्रस्ट में पैसा पड़ा है वो तो बेनिफिशियरी का संभाल रही है ना, वो जो भी चल रहा है, तो वो अपने पर्सनल डेट उस अकाउंट से क्लियर नहीं कर सकती। बैंक यहाँ पे सेट ऑफ भी नहीं लगाता, ठीक है, नो राइट ऑफ सेट ऑफ ऑन द ट्रस्ट अकाउंट। ओके, तो ट्रस्टी का डेट ट्रस्टी के अपने पर्सनल अकाउंट से क्लियर होगा, ट्रस्ट के अकाउंट पे वो सेट ऑफ लगाने का हक नहीं होता है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर की। देखो, एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटर में डिफरेंस क्या है? जब किसी की डेथ हो जाती है, तो ना किसी ने अपनी विल बनाई थी, और विल में मेंशन किया था कि मेरे जाने के बाद मेरे प्रॉपर्टी एसेट को कौन संभालेगा, तो वो एग्जीक्यूटर होता है पर्सन, ठीक है, जो उसने अपनी विल में मेंशन किया था कि ये पर्सन संभालेगा, तो हो गया एग्जीक्यूटर। फिर आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटर। ये कौन होता है? अब वो विल में मेंशन करके ही नहीं गया कि उसके जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी एसेट्स को किस तरीके से बंटवारा होगा, कौन संभालेगा, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे मान लो कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया, कोर्ट अपॉइंट कर देता है अपनी साइड से, इसलिए उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं कि ये पर्सन जो है विल संभालेगा। मान लीजिए जो पर्सन की डेथ होगी, उसकी वाइफ को ही अपॉइंट कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पे लेटर ऑफ सक्सेशन चाहिए होता है, प्रोवेट चाहिए होता है, यही कि विल में मेंशन है कि ये पर्सन जो संभाल रहे हैं, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये एडमिनिस्ट्रेटर है। तो यहाँ पे जो भी अकाउंट ऑपरेट होगा ना, वो जो जिस पर्सन की डेथ होगी है उसके अकॉर्डिंग लिखा होता है कि एस्टेट ऑफ मिस्टर राम मैनेज्ड बाय मिस्टर सुरेश, यानी कि सुरेश एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर, तो इस तरीके से अकाउंट मेंशन किया जाता है। और इस अकाउंट से खर्चा कहाँ पे यूज होता है? जो पर्सन जिसकी डेथ होगी ना, उसके एसेट्स को मैनेज करना, उसकी कोई फंड्स को क्लियर करना, उन सब जगह पे ही उसका जो है वो खर्चा किया जाता है इस अकाउंट से। और लेटर ऑफ प्रोवेट चाहिए होता है बैंक से, लेटर ऑफ सक्सेशन सॉरी और प्रोवेट चाहिए होता है,
जिसमें ये क्लियर होता है कि ये जो है ना, ये इसका क्या है, जो मर गया पर्सन उसके बिहाफ पे ये इसकी बिल को संभाल रहा है, तो वो एक प्रूफ होता है। तो इनके भी जो अकाउंट ओपन होता है और उस अकाउंट को इस तरीके से लिखा होता है, एस्टेट ऑफ मिस्टर राम मैनेज्ड बाय मिस्टर सुरेश। ओके, तो ये हो गया आपका एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर का। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। अब कुछ सोसाइटीज होती है, अपनी सोसाइटीज बनाई होती है लोगों ने, मान लीजिए एक सोसाइटी में 50-60 लोग होते हैं जिन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट कर दी। तो इनके अकाउंट ऑपरेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, देखो इनके भी रूल्स होते हैं, कुछ बाई लॉज होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। रेजोल्यूशन विद सिग्नेचर रिक्वायर्ड होती है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर के क्या है सिग्नेचर लगते हैं, उसकी रेजोल्यूशन होती है। फंड रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स, फॉर्म मैनेजिंग कमेटी मेंबर का, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और केवाईसी चाहिए होती है जब भी इन्होंने अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके कि जो हमने अकाउंट्स ऑफ अदर कस्टमर की कौन कौन जो है बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर कि जो लिमिटेड कंपनी और लीगल एंटिटी है दैट इज गवर्नड अंडर विच एक्ट इन इंडिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनी एक्ट 2013, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के केस में हमने क्या अंडरस्टैंड किया था, कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है आपकी लिमिटेड कंपनी। तो नाउ आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू सिंस इट्स अ टीचर डे, सो वी हैव अ ऑफर फॉर यू कि टीचर डे सेल है जहां पे यू आर गेटिंग अ फ्लैट 80% ऑफ। आपको यूज करना है कोड गुरु 80 टू अवेल दिस ऑफर। जैप की प्रिपरेशन आप आसान बना सकते हो ये कोर्स को अवेल करके, बिकॉज लेस टाइम रह गया, अच्छी प्रिपरेशन करना जरूरी है। तो हमें कोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिकॉज सम टाइम इट हैपन्स ना कि वो इतना उस लेवल का पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, एंड यू डोंट नो कि बुक से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो कोर्स आपकी काफी हद तक हेल्प कर देता है। तो हाउ यू कैन एनरोल ऑन वेबसाइट, वट यू हैव टू डू, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे, एडुटैप पे, राइट। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे जब आप जाते हो तो यू हैव टू गो टू द कोर्सेज, एंड कोर्सेज में जब क्लिक करेंगे तो जैप कोर्सेज में जाना है आपने। जैप कोर्सेज पे आपको मिलता है फ्लैट 80% ऑफ, गुरु 80 जो कोड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, कॉम्बो में आपको मास्टर कोर्स यहाँ पे दिख रहा होगा जिसमें आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। और इस पे आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ। तो नो मोर पे जाके आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। और सिंगल में जब आप जाओगे ना, सिंगल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी आप मास्टर कोर्स अवेल कर सकते हो। और यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसमें एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कूपन कोड यूज करना है गुरु 80 टू गेट दिस ऑफर। अगर आप कूपन कोड नहीं लगाएंगे तो फिर आपको ये डिस्काउंट विजिबल नहीं होगा। तो आप अपनी जैप की प्रिपरेशन को ना आसान बनाइए बाय एनरोलिंग इन द कोर्स, राइट। तो अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।